नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लेट्स क्रैक में। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाऊँगा अध्याय 4 भारतीय दंड संहिता का अध्याय 4, जिसमें मैंने आपको बताया था अध्याय 4 में साधारण अपवाद दिए गए हैं। यानी कि यदि आप किसी का मर्डर कर देते हैं और आप यह प्रूफ कर देते हैं कि मैंने इसको निजी सुरक्षा में मारा था, या ऐसे कई ऐसे मतलब एक तरीके से कार्य हैं जिनकी वजह से आप किसी सामने वाले व्यक्ति का नुकसान कर देते हैं, किंतु न्यायालय द्वारा आपको माफ़ कर दिया जाता है। तो वो सारे जो अपराध हैं, मतलब एक तरीके से अध्याय 4 में ये बताया गया है कि कौन कौन से कार्य जो आप अपराध किए हैं वो दंडनीय नहीं होंगे। ठीक है, यानी कौन कौन से अपराध दंडनीय नहीं होंगे। ठीक है, और इसी में आ जाती है निजी सुरक्षा। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार अध्याय रिवाइज़ करवा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अध्याय 1 से अध्याय 10 तक याद कराने की ट्रिक बताई थी। ठीक है, तो वहाँ से आप वो पिछला वीडियो पढ़ा होगा, आप देख सकते हैं वो ट्रिक। फिर मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अध्याय 1 में है हमारा परिचय, धारा 1 से 5 तक है, दिख रहा होगा आपको। अध्याय 2 में है साधारण स्पष्टीकरण, धारा 6 से धारा 52 तक है। अध्याय 3 में है दंडों के विषय में प्रावधान, धारा 53 से 75 तक है। और अध्याय 4 में है साधारण अपवाद, जो कि धारा 76 से 106 तक है। और इसी में आ जाती है निजी सुरक्षा, जो कि मतलब कि 76 से 95 तक तो अपवाद दिए गए हैं, लेकिन जो निजी सुरक्षा में आप मतलब कोई अपराध कर देते हैं, उसका जो प्रावधान है, उसका जो व्याख्यान है, वो 96 से 106 तक दिया गया। ठीक है, उसके बाद में धारा 5 में आ जाता है दुष्प्रेरण, धारा 107 से 120 तक है। धारा 5A में दे दिया गया है आपराधिक षड्यंत्र, जो कि धारा 120A और 120B में है। इसके बाद में अध्याय 6 में दिया गया राज्य के विरुद्ध अपराध, धारा 121 से धारा 130 तक है। अध्याय 7 में दिया गया सेना, नौसेना, वायुसेना के विरुद्ध अपराध, 131 से 140 तक। अध्याय 8 में दिया गया है लोक प्रशस्ति के विरुद्ध अपराध, 141 से 160 तक है। अध्याय 9 लोक सेवकों द्वारा अपराध, 9A चुनाव से संबंधित अपराध, 10 लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमानना से संबंधित अपराध। अध्याय 11 मिथ्या साक्ष्य और लोक न्यास के विरुद्ध अपराधों के विषय में अपराध। यानी मैंने अभी आपको सिर्फ 1 से 10 तक ही बताया था, वो जब इतने यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे अध्याय 10 तक, उसके बाद मैं आपको अध्याय 11 से अध्याय 23 तक की पूरी एक ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो अध्याय 1 का जो धारा 1 थी, उसमें संक्षिप्त नाम एवं विस्तार था। धारा 2 में भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, धारा 3 में भारत से बाहर किए गए अपराधों का दंड, धारा 4 में ऐसे मतलब भारत से बाहर किंतु भारत में रजिस्टर्ड कंपनी या भारत में रजिस्टर्ड संस्था द्वारा किया गया अपराध, या भारत में किसी बैंक में मतलब आपका कोई बैंक अकाउंट हैक कर लिया जाता है, वो किसी अन्य देश द्वारा हैक किया जाता है, तो वो धारा 4 के ही अंतर्गत अपराधी होगा। उसके बाद धारा 5 में दे दिया गया है हमारा जो एक तरीके से आर्मी वगैरह का जो मार्शल लॉ है, वहाँ पे IPC अप्लाई नहीं होती। ठीक है, ये अध्याय 1 का जो था परिचय में इतना दिया गया। उसके बाद साधारण स्पष्टीकरण मैंने आपको बताया ही था। साधारण स्पष्टीकरण में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उस दिन धाराएं कौन कौन से, मतलब इसमें नॉर्मल सी बात है, बस एक तरीके से जो वो हैं हमारी एक तरह डेफिनीशंस, सिर्फ वो डेफिनीशंस दी गई हैं, ये आप देख सकते हैं। धारा 8 में लिंग की परिभाषा, धारा 10 में पुरुष स्त्री की परिभाषा, धारा 19 न्यायाधीश की परिभाषा, धारा 20 न्यायालय की परिभाषा, धारा 21 लोक सेवक, धारा 22 जंगम संपत्ति, धारा 23 सदोष अभिलाप सदोष हानि, धारा 24 बेईमानी, धारा 25 कपटपूर्वक, धारा 26 विश्वास करने का कारण, धारा 28 कूटकरण, धारा 29 दस्तावेज, धारा 30 मूल्यवान प्रतिभूति, धारा 31 बिल, धारा 34 आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, धारा 40 अपराध, धारा 41 विशेष विधि, धारा 42 स्थानीय विधि, धारा 44 क्षति, धारा 52 शपथ। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा अध्याय 3। या ये जो मैंने अभी आपको ये बस मैंने रिवाइज़ करवाया है, इसकी जो मतलब एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है, वो मैंने जो हमारा वीडियो सेकंड था जिसमें मैंने अध्याय 2 पढ़ाया था, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो यदि आपको यहाँ पे अभी मतलब मैंने सिर्फ रिवाइज़ कराया है, यहाँ पे आपको समझ नहीं आया है, यदि आपने पहली बार देख रहे हैं तो आप जाके पहले वो वाला वीडियो देख लें, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे आपको ये जंगम संपत्ति समझ में नहीं आ रही होगी, या विश्वास करने का कारण, कूटकरण, दस्तावेज, तो ये सारा मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 में हमारा क्या था, दंडों के विषय में प्रावधान। ठीक है, तो दंडों के विषय में प्रावधान धारा 53 से लेकर धारा 75 तक था। तो
इसमें आपको कुछ नहीं याद करना, बस धारा 53 याद कर लीजिए। इसमें दंडों का इसमें एक तरीके से दंड का प्रावधान है, यानी क्या क्या दंड हो सकते हैं। उसके बाद धारा 54 मृत्यु दंडादेश का लघुकरण जो कि राष्ट्रपति करता है। धारा 55 आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण जो कि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल कर सकता है। और धारा 63 जुर्माने की रकम है। धारा 71 कई अपराधों से मिलकर बने अपराध के लिए दंड, ये भी मैंने आपको ये सारा एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आप पिछले वीडियो देखे जाके देख सकते हैं, ठीक है। धारा 73 में है एकांत परिरोध। धारा 74 में एकांत परिरोध की अवधि, ठीक है। और धारा 75 है पूर्व दोष सिद्ध के पश्चात अध्याय 12 या अध्याय 17 के अधीन कतिपय अपराधों के लिए वर्णित दंड। तो यहाँ तक हमारा हो गया था अध्याय 3 तक। अब अध्याय 4 में आ जाता है हमारा अध्याय 4 में हमारा आ जाता है साधारण अपवाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको साधारण अपवाद एक्सप्लेन करूँगा। एक्चुअली साधारण अपवाद जो अध्याय 4 है इसमें सिर्फ ये बताया गया है व्यक्ति द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य अपराध नहीं होंगे। जैसे कि यदि कोई छोटा बच्चा किसी को मार देता है, नॉर्मल सी बात है, उसने सपोज गोली मार दी सामने वाले किसी व्यक्ति को, और यदि वो 7 वर्ष से कम आयु रखता है तो उसको न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया जाएगा। 12 वर्ष से कम है तो उसको भी न्यायालय द्वारा वो दंड नहीं दिया जाएगा जो कि एक वयस्क पुरुष को दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें अध्याय 4 में 2 पार्ट हैं। एक तो धारा 76 से 95 तक साधारण अपवाद है, यानी कहाँ कहाँ पे मतलब कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं होगा, यानी जो व्यक्ति वो यदि कुछ ऐसा कार्य कर देता है जिसकी वजह से मतलब एक तरीके से नॉर्मल सी बात है, इसमें साधारण अपवाद मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा मतलब। और ये धारा 96 से 106 तक है, यानी निजी सुरक्षा का अधिकार, प्राइवेट प्रतिरक्षा। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी रुस्तम मूवी में वो जो हीरो होता है अक्षय कुमार, वो न्यायालय में यह प्रूफ कर देता है कि मैंने सेल्फ डिफेंस में इसको मारा है, और ऐसा प्रूफ करने के बाद में उसको न्यायालय द्वारा मतलब बरी कर दिया जाता है, ठीक है, उसको दोषी नहीं ठहराया जाता है। तो ये जो हुआ था उसका वो निजी प्रतिरक्षा के अधीन आने के पश्चात में उसको छोड़ दिया गया था, ठीक है। और साधारण अपवाद में आते हैं कि जैसे कि न्यायाधीश ने आदेश दिया है या कोई व्यक्ति है जो मृत्युदंड का अपराधी है और उसको न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है, तो एक तरीके से किसी को मारना भी अपराध है, लेकिन न्यायाधीश ने बोला है कि इसको फांसी पे चढ़ाओ, तो न्यायाधीश इसमें अपराधी नहीं होगा। सेकंड, एक जो आप सबने सुना होगा जल्लाद होता है, तो जल्लाद सामने वाले व्यक्ति को मारता है, ठीक है। अब वैसे किसी व्यक्ति को मारना अपराध है, लेकिन जल्लाद यदि किसी व्यक्ति को मार रहा है यानी फांसी पे लटका के, वो क्यों मार रहा है? क्योंकि न्यायालय ने उसको आदेश दिया है कि आप इस व्यक्ति को मतलब जब तक ये मर ना जाए तब तक इसको लटकाए रखो। तो जल्लाद द्वारा किया गया कार्य न्यायालय के आदेश पे हुआ, तो जल्लाद द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं होगा, ठीक है। तो साधारण अपवाद में ऐसे कुछ मतलब एक तरीके से वर्णन कुछ दिया गया है जिसकी वजह से ये और ये होना भी चाहिए था, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। तो इसको मैं जो निजी प्रतिरक्षा वाला ये है इसको मैं कल बताऊंगा, आज मैं सिर्फ धारा 76 से 95 तक बता दूंगा। और ये आप नोट कर लीजिएगा, मतलब दिमाग में बिठा लेना कि साधारण अपवाद यानी अध्याय 4 जो है ये बहुत ही ज़रूरी है। कल को जब आप इंस्पेक्टर बन के जाएंगे तो आपको सबसे ज़्यादा इस अध्याय 4 के में जो वर्णित ये हैं धाराएं, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। एक तो ये, और दूसरा एक हमारा अध्याय है जिसमें जीवन से संबंधित अपराध होते हैं, उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये 2 अध्याय ऐसे जिनको आप पूरा रट्टा मार लीजिएगा बिना किसी रिस्क के, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं धारा 76 से। धारा 76 में बताया गया है विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की मूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। मतलब एक तरीके से इसमें ये बोल रहा है तथ्य की भूल के कारण। जैसे कि कोई पुलिस वाला है, ठीक है, पुलिस वाले को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोई व्यक्ति है किसी गांव में, सपोज किसी गांव में एक XYZ करके व्यक्ति है, या कोई राजेश सुरेश महेश कुछ भी ले लो, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया सुरेश करके कोई व्यक्ति है, सुरेश नामक व्यक्ति ने मर्डर कर दिया है और वो भाग रहा है, ठीक है। अब पुलिस आती है, पुलिस को नहीं पता होता है, पुलिस को सिर्फ ये पता होता है कि सुरेश नामक व्यक्ति ने अपराध किया है, लेकिन उस गांव में सुरेश नाम के 3 व्यक्ति होते हैं। तो 3 व्यक्तियों में से जिस व्यक्ति ने मर्डर किया होता है वो व्यक्ति
भाग जाता है, लेकिन जो दूसरा अन्य सुरेश नाम का व्यक्ति होता है उसको पुलिस उठा ले जाती है बिना किसी पूछताछ के और उसको मतलब थाने में जाके इंटेरोगेट करती है। तो यहाँ पे पुलिस द्वारा भूल हुई है, लेकिन फिर भी ये पुलिस दोषी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये धारा 76 के अधीन साफ साफ लिख दिया गया है कि विधि द्वारा आबद्ध तथ्य की भूल के कारण किया गया अपराध, सिंपल सा, ठीक है। अब जैसे कि वो उठाने तो सुरेश को ही गई थी और उठा के भी सुरेश को लाई है, लेकिन वो उस सुरेश को नहीं लाई है जिसने मर्डर किया था, बल्कि वो उसके अलावा किसी अन्य सुरेश को उठा लाई है जो कि उसको पुलिस को ज्ञात नहीं था कि ये अन्य सुरेश है, ठीक है। तो ये धारा 76 के अंतर्गत आता है। ये दिमाग में बिठा लें, क्योंकि कल को आप बन के जाओगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो आपको न्यायालय में बताना पड़ेगा कि न्यायाधीश महोदय, हम उठाने तो सुरेश को ही गए थे, किंतु हमें ये ज्ञात नहीं था कि इस गांव में 3 सुरेश हैं, ठीक है, इसलिए हम इस सुरेश को उठा लाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो न्यायालय जब आपको एकदम निर्दोष करार दे देगा, ठीक है। ये हुई धारा 76, बिठा लेना दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, धारा 77 न्यायिकता कार्य करने हेतु न्यायाधीश का कार्य। अब जैसे कि कोई मृत्युदंड का अपराधी, मैंने आपको बताया था, और जैसे कि किसी ने सामने वाले व्यक्ति का मर्डर कर दिया और वो उस व्यक्ति को अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या आईपीसी की या सीआरपीसी के अनुसार मृत्युदंड का अपराध या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, लेकिन उसने सामने वाले जिस व्यक्ति को मारा है बहुत बुरी तरह से मारा है, तो न्यायालय द्वारा उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन अब न्यायाधीश ने दिया ना, क्योंकि उस कुर्सी पे जो मृत्युदंड दे रहा है, जो ऑर्डर दे रहा है, वो तो न्यायाधीश है। न्यायाधीश ने बोला इसको तब तक लटकाए रखो जब तक ये मर ना जाए। तो एक तरीके से ये दुष्प्रेषण हुआ ना, क्योंकि मैंने आपको अभी आगे बताऊंगा दुष्प्रेषण क्या होता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को उकसा देना कि इसको मार दो, तो इसको बोलते हैं दुष्प्रेषण। तो न्यायाधीश ने बोला कि इसको तब तक लटकाए रखो जब तक ये मर ना जाए। तो एक तरह से एक मतलब नॉर्मल व्यक्ति की अनुसार न्यायाधीश अपराधी हुआ, लेकिन धारा 77 में ये कह दिया गया कि ये न्यायिकता कार्य कर रहा था, यानी वो न्याय दे रहा था, और न्याय देने में यदि वो सामने वाले व्यक्ति को मार रहा है तो ये दोषी नहीं होगा, ठीक है। धारा 77 न्यायाधीश को एक तरह से खुली छूट दे रहा है, मतलब खुली छूट क्या, मतलब इसको मतलब फ्री कर रहा है कि ये यदि किसी व्यक्ति को आदेश दे देता है मारने का तो ये दोषी नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद धारा 78 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 78 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि जो बस्ती होती है XYZ यानी दलितों की बस्ती होती है, और न्यायालय से आदेश आ जाता है कि इस बस्ती को, इन झुग्गी झोपड़ी वालों को यहाँ से हटाओ, और यहाँ पे मतलब ये सरकारी ज़मीन है या कुछ अन्य ज़मीन है तो इनको यहाँ से हटा के यहाँ पे अन्य जो भी है उनकी योजनाएं होती उनको अप्लाई करवाऊँ। तो न्यायालय का आदेश होता है कि उस जगह को खाली करवाया जाए। पुलिस जाती है और उनको खाली करवा देती है, लेकिन एक तरह से उनके खुद के जो अधिकार हो रहे हैं, मतलब स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें मतलब एक तरीके से उनकी मूल अधिकार है, उनका हनन हो रहा है। क्योंकि भारत के संविधान में दिया गया कि आप भारत के यदि नागरिक हैं तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय का आदेश था उनकी झुग्गी झोपड़ियों को हटवाना, तो पुलिस ने ये कार्य किया, पुलिस द्वारा उनके मूल अधिकारों का हनन किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि न्यायालय का आदेश था, ठीक है। आपने बहुत सी मूवी में देखा होगा, तो मूवी से यार कुछ सीखा करो। तो धारा 78 आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये एक्सप्लेन क्या कर रही है धारा, ठीक है। और इससे ज़्यादा डीपली यार फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से इससे ज़्यादा डीपली मैं नहीं जा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद धारा 79 बोल रही विधि द्वारा न्यायानुमत होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये भी सेम धारा 78 की तरह ये न्यायालय के आदेश पे है, और ये विधि द्वारा, जैसे कि विधि द्वारा कोई कार्य है वो दंडनीय है, यानी एक तरह से यहाँ पे न्यायालय इन्वॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ कानून है। जैसे कि बोला जाता है ना कि ये कानून में ये अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, और उस अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा वो तो डिसाइड न्यायालय करेगा ये अपराध है या नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो पहले से अपराध घोषित हो चुका है, और फिर यदि कोई व्यक्ति वो कार्य करता है तो वो पहले से अपराध था, तो पुलिस उस पर डायरेक्ट एक्शन ले सकती है। तो ऐसा कार्य मतलब यदि विधि मतलब पुलिस उस पर एक्शन ले लेती है, जैसे कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया। अब मर्डर करना जनरली सबको पता है वो अपराध है, लेकिन ये डिसाइड तो कोर्ट करेगा कि यानी कि न्यायालय करेगा कि ये मर्डर है या नहीं है, लेकिन मर्डर करना अपराध है। तो ऐसे में पुलिस किसी व्यक्ति को
वहाँ उसके पास जाके उठा के ले जा सकती है। तो इसको पुलिस द्वारा ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। इसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है व्यक्ति कि पुलिस ने हमको ऐसे उठा लाई है और ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर दिया पुलिस ने। क्यों? क्योंकि विधि में यानी कानून में पहले ही बता दिया गया है किसी का मर्डर करना अपराध है और ऐसे अपराध में पुलिस आपको डायरेक्ट उठा सकती है। ठीक है, तो ये पुलिस द्वारा ये कार्य अपराध नहीं होगा। धारा 79 है, ये आपको बहुत करना पड़ेगा, माइंड में बिठा लेना। कल को आप दरोगा बन के जाएंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। ओके। धारा 80 विधि पूर्ण किए कार्य करने में दुर्घटना। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि झुग्गी झोपड़ियाँ हटवाने का काम है। ठीक है, अब पुलिस जाती है जेसीबी लेके झुग्गी झोपड़ियाँ हटवाने के लिए। ठीक है, अब पुलिस ने उस बस्ती को अल्टीमेट दिया था 20 दिन का। ओके, 20 दिन के अल्टीमेट में उन लोगों ने वो बस्ती खाली नहीं की, तो पुलिस मजबूरन जेसीबी लेके जाती है, उस जगह को खाली करवाती है। उस जगह को खाली करवाने में मतलब कि मतलब एक तरह से झड़प हो जाती है। ठीक है, अब झड़प होने में कहीं ना कहीं एक तरह से कुछ कैजुअलिटी हो जाती है उस बस्ती की तरफ के कुछ लोगों को, या जैसे कि उन्होंने बस्ती खाली नहीं की, लेकिन पुलिस को आदेश था न्यायालय का कि आप 20 तारीख तक इसको खाली करवाएं कैसे भी। तो पुलिस का काम है सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस को आदेश मिला, पुलिस 20 तारीख तक खाली करवाएगी, चाहे उसको कुछ भी करना पड़े। ठीक है, क्योंकि न्यायालय का आदेश था। तो जब पुलिस को खाली करवाने जा रही उन लोगों ने, जैसे कि कोई घर है उसने अपना घर खाली नहीं किया, तो उसके घर में जो भी उसका सामान रखा है वो जब पुलिस ने वो घर गिराया तो वो सामान टूट गया। तो ऐसे में उस व्यक्ति के जो सामान था उसके साथ दुर्घटना हुई, या उसके कोई बच्चा उसमें सो रहा था और पुलिस को ये ज्ञात नहीं था कि इसका कोई बच्चा जो इसमें सो रहा है, और जब वो पुलिस मकान गिराती तो उसमें वो बच्चा दब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में पुलिस दोषी नहीं होगी। ठीक है, यानी कि पुलिस विधिपूर्ण कार्य करने गई थी, लेकिन उसमें वो दुर्घटना हो गई, ऐसा पुलिस को ज्ञात नहीं था, और ऐसे में पुलिस को दोषी करार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं धारा 81। धारा 81 बोलती है ऐसा कार्य जिससे आप अपहानिकारित हो, किंतु करने वाले का यह आशय न हो कि इस दशा में वह दोषी नहीं होगा। जैसे कि आप सबको पता था कि मतलब पता होगा, बहुत सी मूवीज़ में ऐसा देखा गया होगा कि किसी व्यक्ति ने सामने वाले को धक्का दे दिया या मजाक में उसने थप्पड़ मार दिया। अभी मैंने एक दिल्ली का एक वीडियो देखा था, एक शख्स ने अपनी माँ को थप्पड़ मार दिया था, जिससे मतलब वो गिर गई थी और उससे उसकी मृत्यु हो गई थी। हालांकि उस व्यक्ति का ऐसा आशय नहीं था कि वो उस बुढ़िया को मतलब एक तरीके से उसको मारे, लेकिन फिर भी वो मर जाती, तो ऐसे में वो व्यक्ति दोषी नहीं होगा। वो मतलब वीडियो आप सबने शायद देखा होगा, ऐसे बहुत से वीडियोस आते रहते हैं जिसमें मतलब एक तरह से किसी व्यक्ति ने सामने वाले व्यक्ति को धक्का दे दिया नॉर्मल सी लड़ाई में। ठीक है, अब धक्का देने से वो व्यक्ति गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अब लेकिन जिस व्यक्ति ने धक्का दिया उसका ये कतई आशय नहीं था कि हम इस व्यक्ति को मतलब जान से मार दें लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी वो व्यक्ति मर जाता है। तो इस दशा में न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोषी करार नहीं दिया जाएगा, लेकिन तब तक जब तक वो व्यक्ति अपने आप को ये प्रूफ ना कर दे कि मेरा ये बिल्कुल आशय नहीं था कि मैं इसको मारूं। हालांकि ऐसा बहुत कम केस में होता है, क्योंकि वकील होने ही नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति का जो जनरली आशय रहता है वो एक नॉर्मल सी झड़प का होता है, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति मर जाता है, दूसरा व्यक्ति। तो न्यायालय द्वारा इसको धारा 81 के अंदर का सीधा बताया गया है कि इसका आशय बिल्कुल ऐसा ना हो कि वो सामने वाले को मारे लेकिन फिर भी वो मर जाता है, तो ऐसे में ये व्यक्ति दोषी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में धारा 82, इसमें 81 में मैंने आपको बताया, मतलब नॉर्मल सी बात है, मैं आपको आपकी लैंग्वेज में समझाता हूँ। आप दरोगा बन के गए किसी थाने में, आप किसी व्यक्ति को इंटरोगेशन के लिए लेके आए। उस इंटरोगेशन में आपने जो दोषी है उसको मतलब मारा, थप्पड़ मारे या जो भी मारा। अब जनरली होता है, मतलब मरने की कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। सपोज़ आपने जो अपराधी था उसको एक थप्पड़ मारा और थप्पड़ मारते ही वो ज़मीन पे लुढ़क गया और मर गया, तो ऐसे में आपको दोषी नहीं सिद्ध किया जाएगा, क्योंकि आपका ये आशय नहीं था कि आप उसे मारें। आपका सिर्फ ये आशय था कि आप उससे सच उगलवाएं। ठीक है, जैसे कि अभी उन्नाव में हुआ था, हमारे सेंगर साहब थे, कौन थे वो विधायक, जो भी सेंगर साहब हैं, उनका जो केस चल रहा था उसमें जो थाने में उस इंस्पेक्टर ने एक लड़की थी जिसका केस चल रहा था, उसके पिताजी को
मारा मूरा, और जिसकी वजह से उसके लड़की के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे में वो जो इंस्पेक्टर होगा उसको न्यायालय दोषी नहीं देगी, भले वो अभी केस चल रहा है, लेकिन न्यायालय में ये कन्फर्म है वो बरी हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ धारा 81 में लिखा गया है कि उसका आशय ये बिल्कुल नहीं था कि वो उसको मारे, लेकिन उसके बावजूद वो मतलब मर गया अपनी उसके इंटरोगेशन के दौरान। तो जो पुलिस वाला होगा वो दोषी नहीं होगा। ये तो मतलब मैं पुलिस वालों का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये जनरली हर इंसान पे अप्लाई होता है, ठीक है। धारा 81, धारा 82 बोल रहा है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। जैसे कि कोई बच्चा है वो 7 साल से कम की उम्र का, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सिर्फ वो बातें बताई गई कि व्यक्ति द्वारा कौन कौन से कार्य अपराध नहीं होंगे, ठीक है। तो 7 वर्ष से छोटा कोई बच्चा है और वो किसी व्यक्ति को मार देते, जैसे कि मेरे पास पिस्टल है, अब मेरी पिस्टल टेबल पे रखी हुई है, अब मेरा कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल है। अब उस 5 साल के बच्चे को क्या पता ये पिस्टल है, क्या पता मारना क्या, लेकिन उसको ये पता कि हाँ ये उसको तो बस एक खिलौना लगेगा, और उसने उस खिलौने को उठा के वो सपोज़ बालकनी में निकल गया, और बालकनी में निकल के उसने वो मतलब पिस्टल पहले से लोडेड थी, और उसने वो एक तरीके से उसको तो बस खिलौना लगेगा, उसको नहीं पता था कि ये पिस्टल है, इससे गोली चल जाती है और इससे मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसने उससे बाई चांस गोली चल गई और सड़क पे निकल रही कोई व्यक्ति या गली में निकल रहा कोई व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको वो गोली लग जाती है, चूँकि वो बालकनी में खड़ा था बच्चा, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब ऐसे में न्यायालय द्वारा उस बच्चे को दोषी करार नहीं दिया जाएगा, यानी कि जो हमारी मृत्युदंड की सज़ा या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, तो न्यायालय द्वारा उस बच्चे को ना तो आजीवन कारावास होगी और ना ही मृत्युदंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था धारा 82, सिंपल सा धारा 82 में दे दिया गया है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मतलब बिल्कुल कोई भी अपराध के लिए बिल्कुल भी कोई दंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं धारा 83, आपको दिख रही होगी, हाँ। धारा 83 में बोल रहा है 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के शिशु के आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्राप्त है। यानी कि एक तरह से धारा 82 में तो सीधा 7 वर्ष दे रखा है, लेकिन जो धारा 83 है उसमें ये बोला है कि 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम, ठीक है। मतलब धारा 83 में सिंपल सा दे रखा है कि 7 से 12 साल, ठीक है। यानी धारा 82 में आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चों के जो अपराध माफ़ कर दिए जाते हैं वो किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 82। लेकिन अगर वो ये पूछ दे कि जो 12 साल से छोटे शिशु हैं उनके जो अपराध हैं वो किस धारा के अंतर्गत माफ़ किए जाते हैं, तो आपको यहाँ पे धारा 82 नहीं बल्कि धारा 83 लगाना होगा। यानी धारा 83 में सेम वही है, बस केवल ये उन्होंने एज बढ़ा दी है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने बस आपको कोशिश की है पूरा समझाने की। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 84। धारा 84 में बोल रहा है विकृत व्यक्ति का कार्य। जैसे कोई व्यक्ति आपने देखा होगा पागल व्यक्ति है कोई, ठीक है। अब वो पागल व्यक्ति जो अपनी मानसिक संतुलन खो चुका है, वो व्यक्ति अपने एक तरह से उसको होश ही नहीं रहता है, ठीक है। तो वो व्यक्ति किसी को मार देता है, मतलब जनरली आपने देखा होगा पत्थर उठा के मारने लगता है या डंडा उठा के मारने लगता है। तो उस व्यक्ति द्वारा यदि किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है या कोई ऐसा कार्य कर दिया जाता है तो जो दंडनीय होता है न्यायालय के अकॉर्डिंग, लेकिन धारा 84 के अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाए क्योंकि वो व्यक्ति पहले से ही अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ना आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कोई व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, लेकिन न्यायालय में वो ये प्रूफ कर देता है, उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि ये व्यक्ति पागल है, तो फिर न्यायालय को उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत से होते हैं। आपने वो एक मूवी थी हमारी आई थी अक्षय कुमार की राउडी राठौड़, तो राउडी राठौड़ में वो जो एमएलए का लड़का होता है उसको वो एमएलए जो वो होता है क्या नाम उसका जो भी था वो मतलब उसको घोषित कर देता है न्यायालय में कि हमारा बेटवा पागल है ऐसे करके, ठीक है। तो उसको फिर न्यायालय को उस लड़के को छोड़ना पड़ता है। हालांकि वो एक मूवी थी, लेकिन रियलिटी में धारा 84 के अंतर्गत ही न्यायालय ने उसको छोड़ा था, ठीक है। आप इससे रिलेट कर सकते हैं, और रिलेट करना यदि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो रिलेट तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं धारा 85। धारा 85 बोल रही अस्वैच्छिक मतता
अस्वैच्छिक का मतलब होता है कि आपकी इच्छा ना हो फिर भी आपने ऐसा कार्य कर दिया। तो ऐसे में आते हैं शराब के नशे में किया गया कार्य या किसी अन्य नशे में किया गया कार्य। जैसे कि आप सबको पता होगा कि 2 घूंट अंदर जाने के बाद आदमी शहंशाह हो जाता है, ठीक है। तो शहंशाह जब वो बन जाता है उसके बाद में उसने किसी का मर्डर कर दिया, जैसे कि वो चोरी कर ली उसने या किसी के साथ मारपीट कर दी। अब मारपीट की है तो न्यायालय के अकॉर्डिंग वो दंडनीय होगा, लेकिन जब न्यायालय में पूछा जाएगा तो वो ये बोल देगा कि मैंने शराब पी रखी थी। जो और यदि उस व्यक्ति ने प्रूव कर दिया कि वो व्यक्ति अपने मद में नहीं था, यानी वो अपने एक तरह से उसका जो मानसिक संतुलन था वो शराब के नशे में नष्ट हो चुका था, तो शराबी व्यक्ति को धारा 85 एकदम मतलब एक तरह से, हालांकि उसको कुछ अन्य दंड देगी, लेकिन उसको यदि उसने मर्डर कर दिया है तो मर्डर के जुर्म में उसको 302 के तहत नहीं डालेगी, ठीक है। ये है धारा 85। हालांकि ऐसा बहुत कम प्रूफ हो जाता है वो, लेकिन अब जो आईपीसी में लिखा है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। इससे मैंने आपको पहले बताया था, इस चैप्टर से और जो जीवन से संबंधित अपराध हैं उससे संबंधित ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो ऐसा आपको मतलब जब आप दरोगा बन के जाएगी आपको सबको पता होगा, हमारे उत्तर प्रदेश में हो या मतलब इंडिया का कोई स्टेट हो, शराब है तो सब कुछ है, ठीक है। तो शराबी आपको हर जगह मिल जाएंगे, ये फैक्ट है। तो आपका आमना सामना भी ना 80 नहीं तो कम से कम 75% शराबियों से ही होगा। तो ऐसे में आपको समझ लेना है कि आपने उसके ऊपर सपोज कुछ चार्जेस लगा दिए, वो चार्जेस वो न्यायालय में जाके उसके वकील ने ये प्रूफ कर दिया कि ये शराब में नशे में इसने कार्य किया है, तो फिर आपकी किरकिरी होगी। क्योंकि जब आप प्रमोशन लेने जाएंगे तो ये सब देखा जाता है कि इस व्यक्ति ने कितने केस किए हैं और उन केसेस में ये कितने केस जीता है, कितने केस हारा है, ठीक है। तो हालांकि वो अलग बात है, आप बस अभी धाराएं पढ़िए। धारा 85 शराब के नशे में किया गया कार्य, ओके। धारा 86 स्वैच्छिक मतता से किया गया कार्य, जैसे कि अब यह अपनी इच्छा से शराब पिया, यानी कि धारा 85 जो बोल रही थी उसमें जैसे कि ये था कि किसी अन्य व्यक्ति ने आपको शराब पिला दी और आपने कांड कर दिया, तब आप अपराधी नहीं होंगे बल्कि वो व्यक्ति अपराधी होगा, ओके। अब धारा 86 ये कह रही है कि स्वैच्छिक मतता, यानी कि आपने खुद शराब पी है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये अस्वैच्छिक मतता यानी किसी अन्य ने शराब पिला दी तब आपने कांड कर दिया, ठीक है। हालांकि आप उसमें भी दोषी नहीं होंगे और आप इसमें भी दोषी नहीं होंगे, क्योंकि आप यहाँ पे भी शराब के नशे में हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपने खुद के पैसे शराब पी। अब न्यायालय में यदि ये प्रूफ हो गया कि आपने शराब पी ही इसीलिए थी कि आप उसको मार सकें, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 घूंट और आदमी शहंशाह। तो जैसे नॉर्मली आपने देखा है कि काफ़ी मूवीज़ में देखा होगा कि लड़का मतलब नायक नायिका को प्रपोज करने जाता है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं, ठीक है। ये नायक है, ये नायिका है, तो ये यहाँ तक जाता है और इसको सामने देख के इसकी मतलब लंका लग जाती है। फिर ये वापस आता है और 2 घूंट मारता है। 2 घूंट मारने का फिर ये जाता है फड़फड़ इसको जो भी बोलना होता है, आप समझ रहे हैं, वो बोल देता है। तो ऐसे में ये व्यक्ति ने मतलब खुद अपनी इच्छा से शराब पी और इस शराब पीने के बाद में इसके अंदर पावर आई, एनर्जी आई और इसने जो भी था कर दिया। तो ये आ जाता है धारा 86 में। लेकिन ऐसे में भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये व्यक्ति शराब के नशे में था, इस वजह से इसको न्यायालय दोषी करार नहीं देगा, ओके। धारा 87 बोल रहा है कोई कार्य आपसी सहमति से किया गया किंतु उसका आशय उपहानि या घोर उपहानि ना हो। आप सबको पता होगा आजकल के जो केसेस चल रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको लेके चलता हूँ रेप के ऊपर। अब कोई लड़का है या कोई लड़की है आपस में लिव इन में रह रहे हैं, ठीक है। लिव इन में रह के उनको जो भी होता है सब कुछ कर ले रहे हैं, मतलब उनकी आपसी सहमति होती है उसमें, ठीक है। क्योंकि लिव इन में रह रहे हैं तो आपसी सहमति होगी और आपसी सहमति में वो जो भी कर रहे हैं वो कर देते हैं। उसके बाद में क्या होता है, लड़का अलग हो जाता है, लड़की अलग हो जाती है। ऐसे में वो लड़की केस कर देती है कि जज साहब इसने मेरा बलात्संग किया है, इसने हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाया, इसने हमारा विश्वास तोड़ा, इसने हमारा ये किया, हमारा वो किया, फलाना ढिकाना जो भी था। तो ऐसे में जज साहब बोलेंगे पहले तो आप ये बताइए क्या आपने कि ये जो भी हुआ था आपसे सहमति से हुआ था। अगर लड़की ने बोल दिया नहीं जज साहब इसने मार पीट के किया था, तो उस लड़की को ये प्रूफ करना होगा कि इसने मार पीट के किया था। लेकिन जज साहब उससे लड़की से ये पूछेंगे तो यदि मार पीट के किया था तो आप इनके साथ लिव इन में क्यों रह रही थी, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसे जो कांड होते हैं, यानी आपसी सहमति से कुछ कांड कर दिया लेकिन उसका जो आशय था बाद में वो तो आउटपुट तो बाद में निकल के आता है ना। तो धारा 87 के अंतर्गत उस लड़के को
न्यायालय छोड़ देगा कि भाई आप पहले से लिव इन में रह रहे थे, अब ऐसे में आपने ये जो भी करवाया है तो उसके बाद में अब आप केस लेके क्यों आए। ये हालांकि ये भी जनरली नहीं मिल पाता है लड़कों को, क्योंकि चाहे भारतीय दंड संहिता हो या फिर भारतीय संविधान में आप सबको पता है एक तरह से आरक्षण दिया गया, जिसमें महिलाओं को एक अलग तरह का पावर दिया गया, एक तरह का स्पेशल आरक्षण दिया गया, जिसके तहत उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है और उनकी ज़्यादा सुनी जाती है बजाय पुरुषों की। तभी हमारे जो एक IPS थे अमिताभ ठाकुर जी, क्योंकि महिलाओं के लिए तो महिला आयोग बन गया, किंतु पुरुषों के लिए पुरुष आयोग नहीं बनाया। और अमिताभ ठाकुर जी ने एक पहल दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि एक जो पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी महिलाएं मतलब एक तरह से गलत चार्ज लगा देती हैं, जिसकी वजह से पुरुषों को न्याय नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये था धारा 87। आई होप आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ी और रह गई है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, 30 मिनट का हो गया। धारा 88 किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमतिपूर्ण किया गया कार्य। ठीक है, अब ये नॉर्मल सी बात है कि सामने वाले दो व्यक्ति हैं, उन दोनों की आपसी सहमति थी और उन सहमति के जैसे कि आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, या जनरली मैं आपको एक नॉर्मल सी बात बताता हूँ। धारा 88, बस आपको ये धाराएं याद रखनी है, बाकी और ये थोड़ा कंटेंट याद रखना है। वानी एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने कई मूवीज़ देखी होगी, उसमें लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, लेकिन लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, तो लड़का क्या करता है, लड़की को प्रेग्नेंट कर देता है। ऐसे में वो लड़की से उसका बाप मजबूरन उसको शादी करनी पड़ती है। अब इस जो मतलब बीच में जो भी कांड हुआ था, कुछ हुआ था जो भी, उसमें लड़का की भी मर्जी थी, लड़की की भी मर्जी थी, लेकिन इसके जो फ़ायदा था वो लड़का को होने वाला था, क्योंकि लड़की को लड़का मिल जाता और लड़के को लड़की की प्रॉपर्टी। तो ये उनकी आपसी सहमति थी और इसमें दोनों का फ़ायदा था, तो ऐसे में किया गया कार्य अपराध नहीं। हालांकि अगर उसके पिताजी चाहें तो उसको अपनी प्रॉपर्टी से भी दखल कर दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल बताया। ठीक है, धारा 89 संरक्षक द्वारा किसी शिशु या उन्मत्त व्यक्ति के फायदे के लिए किया गया कार्य। धारा 89 में सीधा ये बोला है कि संरक्षक द्वारा, जैसे कि आप सबने वो हमारी एक स्टोरी सुनी होगी पन्ना धाय की। मैं एक बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ। पन्ना धाय की स्टोरी में वो क्या करती हैं, जो महाराणा उदय सिंह होते हैं, महाराणा उदय सिंह की जान को बचाने के लिए अपने शिशु को की कुर्बानी दे देती हैं। अपने शिशु को उस रणवीर की तलवार का कोप बना देती हैं। आपने सबने सुनी हुई कहानी, ऐसी कहानी सुनते रहा करो हिस्टोरिकल, जिससे मतलब एक तरह से एनर्जी मिलती है। हालांकि मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ ऐसी कहानियों से, आप भी सुना करें, अब पढ़ा करें। अब सबने पढ़ी भी होगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होगी। तो ऐसे में वो संरक्षक थी, जो पन्ना धाय थी, वो राणा उदय सिंह की संरक्षक थी, यानी उस शिशु की संरक्षक थी। और ऐसे में उनके फ़ायदे के लिए, हालांकि वो सिर्फ एक धाय थी, यानी एक तरह से वो एक दासी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कर किया। हालांकि जनरली इस जो धारा 89 में बोला गया, यदि उस शिशु के संरक्षण में वो उस रणवीर सिंह की हत्या कर देती, हालांकि वो उस समय राजतंत्र था, मैं आज की बात कर रहा हूँ, आज की बात में जैसे कि किसी संरक्षक, आपके पिता आपकी सुरक्षा के लिए किसी अन्य व्यक्ति की हत्या कर दें, तो ऐसे में धारा 89 के तहत उनको प्रूफ करना होगा कि मैं अपने बच्चों की सुरक्षा के